अगर बोर्ड पे कीड़ा टहल रहा है तो बताओ ये 2D मोशन है या 3D मोशन है? 2D मोशन है। अच्छा, जो प्लेन में मोशन होता है वो कैसा होता है? प्लेन में अगर कर्व पाथ है तो कैसा मोशन होगा? 2D मोशन है। पंकज भैया हमारे टहल रहे क्लास में, इनका मोशन कैसा है? 1D है कि 2D है कि 3D है? ये सीट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, कैसा मोशन है? 2D है। 3D कैसे? 3D कैसे? तो क्या वो चल तो प्लेन में ही रहे हैं, चल तो प्लेन में ही रहे हैं। हाँ, अगर ये उछल के चले, चलते चलते समय ऐसे जंप कर जाए, उछल जाए, तो 3D मोशन हो जाएगा। बताओ चिड़िया का मोशन कैसा होता है? मच्छर का? और किसी दीवार पे छिपकली का मोशन 2D मोशन होता है। अच्छा 1D मोशन को समझने के लिए मिनिमम कितने कोऑर्डिनेट चाहिए? और 2D को समझने के लिए मिनिमम 2, 3D को समझने के लिए मिनिमम 3 कोऑर्डिनेट चाहिए। ठीक। और बच्चों हमने क्या पढ़ा था? रेस्ट और मोशन। अच्छा, रेस्ट और मोशन सिर्फ बॉडी पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पे भी डिपेंड करता है? क्यों बेटा? रेस्ट और मोशन सिर्फ बॉडी पे डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर पे भी? ऑब्जर्वर पर भी डिपेंड करता है बेटा रेस्ट एंड मोशन। वेरी गुड। अच्छा, अगर बस के अंदर तुम और तुम्हारा दोस्त टहल रहे हैं, बस के अंदर यात्रा कर रहे हैं, दोनों अगल बगल बैठे हैं, तो तुम्हें तुम्हारा दोस्त कैसा नजर आएगा? लेकिन जो सड़क पे इंसान खड़ा उसे कैसा नजर आएगा? जवाब देना है भाई। देखें कितना याद है तुम लोग को जो पढ़ा है। अच्छा, रेस्ट एंड मोशन की बात हो गई हमारी। इसके बाद हम लोगों ने पोजीशन की बात करी थी। पोजीशन एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसकी डायरेक्शन ऑब्जर्वर से पार्टिकल की तरफ होती है, और अगर ऑब्जर्वर ना दिया जाए तो कहां से लेते हैं? ओरिजिन से पार्टिकल को ज्वाइन करने वाला वेक्टर पोजीशन वेक्टर कहलाता है। और आखिरी में हमने डिस्प्लेसमेंट पढ़ा था। डिस्प्लेसमेंट जहां से मैं दोबारा शुरू करूंगा, तो जिन बच्चों ने लिख लिया है वो दोबारा ना लिखें, जिन बच्चों ने नहीं लिखा है वो दोबारा लिख सकते हैं। कोई एक एब्सेंट था इसमें से? कृतिका तुम एब्सेंट थी? तुम एब्सेंट थी? कौन था एब्सेंट? कोई नहीं था। तो सबने नोट्स, सबके पास नोट्स हैं? बता देना मुझे। अच्छा बताओ, डिस्प्लेसमेंट याद है आपको? अगर कोई बॉडी यहां से यहां जा रही है ऐसे, तो इस रास्ते की लंबाई बताओ क्या कहलाती है? डिस्टेंस कहलाती है। और अगर मैं इसको सीधे लाइन से जोड़ दूं तो बताओ ये क्या कहलाता है? ये डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है कि स्केलर? मतलब उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है, और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन कहां से कहां होती है? इनिशियल पॉइंट से? पक्की बात। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट अगर कोई पार्टिकल यहां से चल के यहीं वापस आ गया तो डिस्टेंस जीरो है कि नॉन जीरो? नॉन जीरो है ना, क्योंकि रास्ते की लंबाई तो जीरो नहीं है, लेकिन क्या जीरो है? डिस्प्लेसमेंट जीरो है, विस्थापन जीरो है यहां पर। ओके, तो क्लोज लूप में डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो जीरो होता है। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट जो होता है वो सिर्फ पाथ पे डिपेंड करता है कि नहीं करता है? किस पे डिपेंड करता है? इनिशियल पोजीशन और? अच्छा बताओ, अगर हम इस रास्ते से आए या इस रास्ते से आए, दोनों रास्तों में क्या सेम होगा क्या डिफरेंट होगा? क्या सेम होगा? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। क्यों बेटा? डिस्प्लेसमेंट सेम होगा, यही तो होगा डिस्प्लेसमेंट, लेकिन रास्ते की लंबाई अलग अलग हो सकती है, तो डिस्टेंस अलग अलग हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। अच्छा बताओ, तुम्हारा घर यहां है, कोचिंग यहां, एक भाई इस रास्ते से आया, दूसरा भाई इस रास्ते से आया, तीसरा इस रास्ते से आया, चौथा इस रास्ते से आया। चारों भाइयों ने क्या सेम कवर किया? डिस्प्लेसमेंट सेम कवर किया। कैसे निकालोगे वो डिस्प्लेसमेंट? इनिशियल से फाइनल क्या सीधे ऐसे जोड़ दोगे? इसकी जो लंबाई होगी वही तो डिस्प्लेसमेंट होगी ना। बताओ। ओके, तो मेरे हिसाब से डिस्प्लेसमेंट की बातें आप समझ गए हैं। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव। कई बार क्या होता है, मान लो एक्स डायरेक्शन में बॉडी मोशन कर रही है और बॉडी इधर की तरफ बेटा 10 मीटर गई, तो हम डिस्प्लेसमेंट को लिख देते हैं +10। ये जो प्लस है ये डायरेक्शन बता रहा है कि पॉजिटिव एक्स की डायरेक्शन है बेटा, पॉजिटिव एक्स। लेकिन अगर ये बॉडी इधर आई 10 मीटर
तो डिस्प्लेसमेंट हम क्या लिखेंगे, -10। बात समझ में आ रही है? तो डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है बेटा, वेक्टर का मैग्नीट्यूड कभी नेगेटिव नहीं होता, पर वेक्टर में जो नेगेटिव साइन है वो क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है। ठीक है ना? तो ये सारी बातें, मुझे नोट्स दिखा दो, देखें कोई पॉइंट मिसिंग तो नहीं है, तो मैं लिखवा देता हूं। ठीक है, तो मैं डिस्प्लेसमेंट के कुछ क्वेश्चंस कराता हूं आपको। चलिए, पहला सवाल आज का, बेटा सबसे पहला सवाल हमें ध्यान देना है कि एक व्यक्ति है, ए पर्सन फर्स्ट गोज 40 मीटर टू ईस्ट, 40 मीटर पूरब की दिशा में जाता है, ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है। देन 30 मीटर टूवर्ड्स नॉर्थ। फाइंड आउट distance and displacement of the body of the person। बेटा किसी भी पॉइंट पर ध्यान रखेंगे बच्चों, राइट डायरेक्शन बेटा पूरब मानते हैं, ईस्ट, लेफ्ट डायरेक्शन बेटा वेस्ट मानते हैं, अपवर्ड डायरेक्शन बेटा ये नॉर्थ लेते हैं बोर्ड पे, और ये डायरेक्शन साउथ मानते हैं। तो ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। अब अगर हमसे कहा जा रहा है, सबसे पहले ध्यान दें कि एक आदमी है वो 40 मीटर ईस्ट डायरेक्शन में गया। मान लो बेटा आदमी यहां खड़ा है, तो 40 मीटर ईस्ट का मतलब बेटा ऐसे गया होगा 40 मीटर, बताइए 40 मीटर बेटा ऐसे गया होगा पहले, फिर यहां से 30 मीटर नॉर्थ गया है। बेटा यहां पर बताओ नॉर्थ किस डायरेक्शन में होगा, बताओ, नॉर्थ ऐसे ऊपर की तरफ बनाएंगे, तो 30 मीटर बेटा नॉर्थ गया है, 30 मीटर। अच्छा बताओ इनिशियल पॉइंट क्या है बेटा, ये है, फाइनल पॉइंट क्या है बेटा, ये है। तो इनिशियल पॉइंट से अगर हम फाइनल पॉइंट को जोड़ देंगे तो ये हमें क्या मिल जाएगा बेटा, ये हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। मैंने क्या बताया था, यदि इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दिया जाए तो इस रास्ते की लंबाई क्या कहलाती है, डिस्प्लेसमेंट कहलाती है। अच्छा बताओ ये एंगल कितना होगा बेटा, 90 डिग्री। तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं बेटा? तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, परपेंडिकुलर हाइपोटेनस का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। बेटा ये 4 चौको 1600 आएगा, 3 तिरका 900 आएगा, और ये एस स्क्वायर बराबर 2500 आएगा, और 2500 का जब अंडर रूट लेंगे तो 50 इंटू 50, 55 25 होता है बेटा, तो 50 और एक 2 जीरो का अंडर रूट 1 जीरो आ जाएगा। तो यानी कि जो डिस्प्लेसमेंट आएगा बच्चों वो 50 मीटर आएगा, जो विस्थापन आएगा वो 50 मीटर आएगा। ध्यान रखना है, अगर आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको इनिशियल और फाइनल पॉइंट को एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देना है और आपका डिस्प्लेसमेंट आ जाएगा। अगर मैं पूछता बच्चों यहां डिस्टेंस बताओ, डिस्टेंस कितना आएगा, तो बताओ डिस्टेंस कितना आएगा, बताओ जल्दी से। तो डिस्टेंस के लिए रास्ते की पूरी लंबाई लेनी है, तो दोनों जोड़नी पड़ेंगी आपको, तो सीधे सीधे जोड़ देंगे, 40 ये और 30 ये। तो डिस्टेंस अगर लिखना है तो 40 मीटर प्लस 30 मीटर, आंसर विल बी 70 मीटर। ठीक है, हालांकि इस तरह के ज्यादा सवाल आपको 2D मोशन में मिलेंगे। अभी आपको असाइनमेंट में 1D के ही सवाल दूंगा मैं।
इस तरह के सवाल हम ज़्यादातर 2D मोशन में करेंगे, वहाँ हम वेक्टर आपको पढ़ा चुके होंगे, तो आई कैप, जे कैप, के कैप का प्रयोग भी करेंगे वहाँ पे। तो अभी तो मैंने सिंपल ज्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन दिया। अच्छा, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के सवाल एक साथ बनते हैं, तो पहले मैं डिस्टेंस भी बता देता हूँ, फिर हम लोग डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के क्वेश्चंस करेंगे। किसी को कोई डाउट है समझने में? डन? आई। अच्छा, डिस्टेंस को लिख लेते हैं थोड़ा सा। डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस है ना, दूरी को बोलते हैं। तो बेटा इसमें हम लिखेंगे सबसे पहला पॉइंट, एक्चुअल पाथ लेंथ। एक्चुअल या टोटल पाथ लेंथ covered by body is called distance, is called distance। टोटल पाथ लेंथ जो होती है बेटा, रास्ते की जो लंबाई होती है, एक्चुअल रास्ते की जो लंबाई होती है, उसे बेटा हम डिस्टेंस कहते हैं। अगला पॉइंट क्या है? डिस्टेंस बेटा जो होता है वो स्केलर क्वांटिटी होता है। डिस्टेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी होता है बेटा। इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होती। रास्ते की लंबाई, एक्चुअल रास्ते की लंबाई होती है। अब मुझे यह बताओ बेटा, क्या हमारी डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है बेटा? डिस्टेंस कभी नेगेटिव हो सकती है? रास्ते की लंबाई कभी नेगेटिव हो सकती है? अरे आप कुछ भी चलोगे, अगर नहीं चलोगे तो लंबाई 0 हो जाएगी, और अगर आप जरा सा भी चलोगे तो कुछ ना तो कुछ लेंथ होगी। लेंथ कभी नेगेटिव नहीं होती बेटा। इसलिए डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होगी। कैन नेवर बी नेगेटिव। नेवर मतलब कभी नहीं, कभी नेगेटिव नहीं हो सकती बेटा। डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं हो सकती, ध्यान रखिएगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। मैं यहां लिख देता हूं नीचे कि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। वो साइन उसकी डायरेक्शन बताएगा। साइन डायरेक्शन बताता है, डायरेक्शन देगा। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है, डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता बेटा, है ना। अच्छा एक बात बताओ, एक आदमी चला जा रहा है, कोई आदमी ऐसे यहां से गया, ऐसे चला जा रहा है, तो अगर कोई आदमी चल रहा है तो बताओ डिस्टेंस बढ़ेगी कि घट भी सकती है? रास्ते की लंबाई तो बढ़ती जाएगी ना बेटा। मान लो हम ऐसे 2 कदम 4 कदम आगे गए, 4 कदम, बेटा समझना, बताना जरा समझना। हम यहां खड़े हैं, यहां हम 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप आगे गए। अभी हम 4 स्टेप आगे चले हैं, तो हमारा डिस्टेंस कितना है? 4 कदम, और डिस्प्लेसमेंट भी कितना है? 4 कदम। 2 स्टेप हम वापस आ गए, तो 4 कदम हम आगे गए, 2 कदम पीछे आए, टोटल कितना चले? 6 कदम। ये डिस्टेंस है। 4 आगे जाना, क्योंकि डिस्टेंस स्केलर है, रास्ते की लंबाई जोड़ना पड़ेगा आपको हमेशा। तो 4 आगे जाना और 2 पीछे आना, ये 4 + 2 जो डिस्टेंस कवर की वो 6 करी। लेकिन एक बात बताओ, आप यहां से चले थे, 4 आगे गए, 2 पीछे आ गए, यहां आ गए, यहां से चले थे पहुंच गए यहां, तो इनिशियल से फाइनल पीछे ये वाला जो गैप है ये क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो 2 ही बचा ना, 4 प्लस हुआ और 2 उसमें माइनस हो गया।
अच्छा 4 कदम इधर गए और 4 कदम वापस आ गए, तो जहां से चले थे वहीं वापस आ गए क्या? बताइए डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ? 0 हुआ, जहां से चले थे वहीं वापस आ गए। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का जो गैप है, गैप वो 0 है। इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच का गैप 0 है, लेकिन 4 जाना और 4 वापस आना, डिस्टेंस क्या होगी? 8। डिस्टेंस कभी माइनस नहीं होती, घटती नहीं है। अगर कोई बॉडी चलती जा रही है तो डिस्टेंस हमेशा बढ़ेगा, डिस्टेंस कभी घट नहीं सकता। तो एक पॉइंट और लिख लीजिए, डिस्टेंस हमेशा ऐड होता है, ध्यान रखिएगा। तो डिस्टेंस लिख लीजिए, डिस्टेंस टाइम के साथ कभी भी डिक्रीज नहीं हो सकता। डिस्टेंस कैन नेवर डिक्रीज विथ टाइम। डिस्टेंस कभी भी टाइम के साथ डिक्रीज नहीं हो सकता। इतनी बातें लिख ली सबने? कभी भी घटेगा नहीं, हमेशा डिस्टेंस या तो बढ़ेगा या कांस्टेंट होगा, घट नहीं सकता। क्योंकि अगर अब मैं चलता जा रहा हूं, चाहे मैं आगे जाऊं चाहे मैं पीछे जाऊं, लेकिन अगर मैं 4 कदम आगे गया 2 कदम पीछे आया तो आप डिस्टेंस में जोड़ोगे ही। हाँ, डिस्प्लेसमेंट घट सकता है क्योंकि वो वेक्टर है। आपने अगर आप 10 स्टेप इधर गए, आप 10 कदम इधर गए और आप 6 कदम वापस आ गए, तो आप यहां से चले थे, अब यहां पहुंच गए आप, तो आप डिस्प्लेसमेंट तो बस इतना ही देखोगे ना, इनिशियल से फाइनल, तो 4 ही कदम आएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। 10 में से 6 माइनस हो जाएगा। क्या मेरी बात समझ में आ रही सभी को? कोई डाउट है तो बताना मुझे। लिख लिया सभी ने? लिखो लिखो, तुम हमेशा पीछे रहते हो लिखने में, क्या बात है बेटा? लिख लिया करो। आइए, एक चीज और बताइए मुझे, साइन डायरेक्शन बताता है। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट का जो साइन होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव साइन, नेगेटिव क्यों हो सकता है? क्योंकि उसमें नेगेटिव जो होता है वो क्या बताता है? दिशा। पर डिस्टेंस तो स्केलर है, उसमें तो कोई डायरेक्शन होती ही नहीं है, तो वहां नेगेटिव का कोई महत्व तो नहीं। अब मुझे एक बात बताओ, मुझे बच्चों एक बात बताओ, अगर कोई पार्टिकल इस रास्ते से ऐसे आया है, ये इनिशियल पॉइंट है, ये फाइनल पॉइंट है, इस रास्ते की जो लंबाई होगी उसे डिस्टेंस कहेंगे। और अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। गए हम इस रास्ते से हैं, इस रास्ते से यहां से चले थे, यहां पहुंच गए हैं। तो बेटा अगर हमें इस रास्ते की लेंथ लेनी हो तो बताओ वो क्या बताएगी हमें? डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस बताएगी। और अगर हमें डिस्प्लेसमेंट चाहिए तो बताओ हम क्या करेंगे? इनिशियल से फाइनल पॉइंट को सीधे ज्वाइन कर देंगे। मुझे बस इतना बता दो, बड़ा कौन है यहां पर? इस फोटो में बड़ा कौन है? डिस्टेंस बड़ा है कि डिस्प्लेसमेंट? डिस्टेंस बड़ा है डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से। बेटा डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर है, तो वेक्टर है तो उसके मैग्नीट्यूड, ये वेक्टर को लिखें, और ये मॉड, मॉड का मतलब है डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, उसका मैग्नीट्यूड उससे बड़ा है। तो अगर कोई हमसे पूछे कि डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड और डिस्टेंस में क्या रिलेशन होता है, तो हम ये कहेंगे या तो ये बड़ा हो सकता है या बराबर भी हो सकता है। बराबर कब हो सकता है? जब मान लो कोई बॉडी बेटा यहां से चले और स्ट्रेट लाइन में जाए, यहां पहुंचे, यही इसका पाथ है,
यही इसका पाथ है। उस केस में d बराबर क्या होगा, s होगा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे बेटा, सेम होने वाले हैं। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होंगे, क्योंकि आप सीधे रास्ते से गए, आप सबसे छोटे रास्ते से गए। तो अगर आप इसी रास्ते से गए हैं तो जिस रास्ते से आप चले उसकी लंबाई क्या होती है, डिस्टेंस। तो इस रास्ते की लंबाई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलता है, इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दो, तो भी तो यही आएगा। बताओ आएगा कि नहीं। यानी डिस्टेंस या तो डिस्प्लेसमेंट से बड़ी होती है या बराबर होती है। बराबर कब होती है, जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए परंतु डायरेक्शन में कोई चेंज। मान लो कोई बॉडी ऐसे गई बेटा, 100 मीटर आप ऐसे गए और ऐसे वापस आ गए आप यहां पर 60 मीटर आप वापस आ गए, आपने यू टर्न ले लिया। तो ये इनिशियल पॉइंट है, यहां से यू टर्न आपने ले लिया, यू टर्न, और आप 60 मीटर वापस आ गए और आप फाइनली यहां पहुंच गए यहां। तो मुझे बताइए इस एग्जांपल में, मुझे बताइए क्या डिस्टेंस। अब मेरी बात समझना, कुछ बच्चे यहां से गलत फहमी पाल लेते। मैंने पूछा कुछ बच्चों से बताओ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम कब है, तो वो ये कहते सर जब बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे चले। लेकिन स्ट्रेट लाइन तो ये भी है, बॉल ऊपर गई और बॉल नीचे आई, लाइन तो वही है ना। 10 मीटर ऊपर गई, 10 मीटर नीचे आ गई, डिस्प्लेसमेंट तो 0 हो गया, डिस्टेंस 20। तो सिर्फ स्ट्रेट लाइन कह देने से काम नहीं चलेगा, आपको कहना पड़ेगा कि जब कोई बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले और डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, यू टर्न नहीं होना चाहिए। या तो कर्व, सिंपल लिख दीजिए कि डायरेक्शन में कोई चेंज ना हो, क्योंकि जब कर्व पाथ पे चलेगी तो भी डिस्टेंस ये होगा और डिस्प्लेसमेंट ये होगा, अलग अलग होंगे। डिस्टेंस बड़ी होगी, डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा। या फिर बॉडी गई और ऐसे वापस आ गई स्ट्रेट लाइन में, ऐसे गई और ऐसे वापस आ गई, तो भी डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो इन दोनों बातों को आप एक लाइन में कह सकते हैं कि अगर मोशन में डायरेक्शन चेंज हो रही है, कहीं भी एक बार चेंज हो रही है या बार बार चेंज हो रही है, तो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होगा। और अगर डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, दिशा चेंज नहीं हो रही, एक अगर मैं तुमसे कहूं एक कार है जिसकी डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही, तो बताओ कार कैसे रास्ते पे जा रही होगी, एकदम स्ट्रेट लाइन, क्या पलट रही होगी? पलटी होती तो डायरेक्शन चेंज ना हो जाती। तो मैं अगर ये कह दूं कि स्ट्रेट लाइन में चले परंतु डायरेक्शन चेंज ना हो, तो उस केस में डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं, सेम होते हैं। लेकिन अगर स्ट्रेट लाइन में भी चला और यू टर्न मार दिया उसने, तो अलग अलग हो जाएंगे। तो बताओ यहां पर बेटा डिस्टेंस कितना होगा, बेटा यहां पर डिस्टेंस होगा 100 मीटर जाना और 60 मीटर वापस आना, 160 मीटर होगा। पता होगा कि नहीं? लेकिन 100 मीटर जा करके अगर 60 मीटर वापस आया है, तो ये वाला जो गैप होगा, ये वाला जो गैप होगा, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, 60 में से 100 घटा दोगे तो यहां से इतना गैप कितना हो जाएगा, 40 मीटर आ जाएगा। ये हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। बात समझ रहे हैं बेटा? तो हमें क्या लिखना है, तो हमें ये याद रखना है बच्चों, हमें ये याद रखना है कि डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से, डिस्प्लेसमेंट का चाहे ऐसे लिखो चाहे एरो हटा के लिख दो, डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड से बड़ा होता है या बराबर होता है। अच्छा बताओ डिस्प्लेसमेंट को अगर डिवाइड कर दें, डिवाइड, तो डिस्टेंस इसको डिवाइड कर दें डिस्प्लेसमेंट को, तो बताओ ये यहां 1 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो बेटा डिस्टेंस, अगर डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से बड़ा है तो इनका जो अनुपात होगा वो 1 से बड़ा आएगा। तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट जो है वो 1 होगा या 1 से बड़ा होगा, 1 से छोटा नहीं हो। यानी डिस्टेंस कभी डिस्प्लेसमेंट से छोटी नहीं हो सकती, बड़ी हो सकती है या बराबर। लेकिन ये आपसे जरूर पूछा जाएगा कि बराबर कब होगी, जब बॉडी के मोशन में कोई डायरेक्शन में चेंज ना हो। तो ये बात हम जरूर लिखेंगे, आप इसको लिख लीजिए, फिर हम नोट करके लिखेंगे। अगर क्या कह रहे हो डिस्प्लेसमेंट, तो ग्रेटर देन 1 है, 1 क्यों हो जाएगा, 0 से भाग देंगे तो इनफाइनाइट हो जाएगा, तो इन्फिनिटी भी तो 1 से बड़ा ही है।
लिख लो बेटा। डन। लिख लिया सभी ने? चलो आओ कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एक नोट लिख लेंगे, बस एक पहले नोट लिख लो। अगर मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, मोशन की डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं हो रहा है, देन डिस्टेंस जो होगी डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी। डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड के बराबर होगी। बेटा ये एक पार्क है, पार्क। इस पार्क में हम ए से मान लो हमने चलना है, ये ऊपर से देख रहे हैं, ये तुम्हारे कंधे, ये तुम्हारा सर है। ऊपर से हम देख रहे हैं, हेलीकॉप्टर से देख रहे हैं। ए बी सी डी। तो अगर कोई पार्टिकल, ए पर्सन गोज फ्रॉम ए से बी, बी से सी और सी से डी, ए से बी गया, बी से फिर सी गया, सी से फिर डी गया, तो इस तरह से ए से डी चला गया वो। तो अब आपको बताना है कि उस आदमी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी, उस आदमी ने डिस्टेंस कितनी कवर करी बेटा, और हमें बताना है उस आदमी ने डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया। क्वेश्चन लिखो। आयत है, आयत, रेक्टेंगुलर पार्क है। तो देखो अगर मैं बेटा ए से बी गया, बी से सी गया, सी से डी आया, इतना ही तो चला हूं। तो चलो बताओ डिस्टेंस क्या होती है पूरे रास्ते की लंबाई बेटा, डिस्टेंस क्या होती है पूरे रास्ते की लंबाई, बताओ डिस्टेंस क्या आएगी। डिस्टेंस आएगी 80 मीटर प्लस 60 मीटर प्लस 80 मीटर, सीधे सीधे जोड़ते जाएंगे
तो 8 दूनी 16 और 220 मीटर आएगी। बताइए आएगी कि नहीं। डिस्टेंस जो आएगी वो 220 मीटर। अच्छा, ए से चले थे और फाइनली कहाँ पहुंचे? यहाँ पे। ये इनिशियल है और ये फाइनल है। अब मुझे बताओ, अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो मैं क्या करूंगा? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करूंगा? इनिशियल से फाइनल को सीधे ज्वाइन करूंगा। तो ये इनिशियल यहां है, फाइनल यहां है, सीधे ज्वाइन करूंगा। ये जो लेंथ होगी बेटा, इसे क्या कहेंगे? डिस्प्लेसमेंट कहेंगे कि नहीं? इसकी जो लंबाई होगी वो डिस्प्लेसमेंट होगा। इस पूरे रास्ते से हमें कोई मतलब नहीं है बच्चों। क्या सभी लोग समझ रहे हैं? बेटा ब्लू समझ पा रहे हो? तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा? क्या नाम है बेटा तुम्हारा? नीले, क्या नाम बेटा? अहमद हुसैन। अहमद बेटा समझ रहे हो? तो ये आ जाएगा बेटा 60 मीटर। तो तुम देख सकते हो डिस्टेंस है 220 मीटर और डिस्प्लेसमेंट है हमारा 60 मीटर। कोई परेशानी? कितने लोगों का सही जवाब आ गया था? अहमद आ गया था? तो हाथ क्यों नहीं उठा रहे हो? हाथ उठाना तो उठाओ, हाथ उठाओ। गुड। गौरव तुम्हारा नहीं है? हाथ उठाना है। किसी को लिखना तो नहीं है? तुम्हारा आ गया था? गुड। अब थोड़ा सा बेहतर सवाल देने जा रहा हूं मैं। बहुत ही सुंदर सवाल देने जा रहा हूं। इसका करना, इसको लगाओ। अगर इसको लगा डाला तो समझो लाइव झिंगा लाला है। ये बेटा एक सर्कल है। इस सर्कल में एक पार्टिकल ऐसे मूव कर रहा है। सर्कल में, सर्कल की जो त्रिज्या है वो आर है। सर्कल की जो त्रिज्या है वो आर है। ए से चलना स्टार्ट किया एक पार्टिकल ने और ए से चलते चलते बी पहुंच गया। बी, फिर बी के बाद सी पहुंचेगा, सी से डी जाएगा, डी से। अभी मैं बता रहा हूं when particle goes from A to B, A से अगर B गया है, find out distance and displacement। थोड़ा सा बेहतर सवाल है, आइए देखते हैं। बताओ क्या आएगा बेटा? जिनका आ गया वो बताएं आंसर। सही जवाब, मोगेम्बो खुश हुआ। बताओ बेटा, कृतिका, उर्वी, नंदिता, सभी लोग बताएं। अच्छा बेटा, ए से बी जैसे मुझे जाना है
ए से बी अगर मुझे डिस्प्लेसमेंट निकालना हो, देखो ए से चले थे और बी पहुंच गए, तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मुझे ये निकालना पड़ेगा, इस रास्ते की लंबाई लेनी पड़ेगी। इनिशियल से फाइनल को अगर मैं सीधे स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर दूं तो ये हमारा क्या कहलाता है, डिस्प्लेसमेंट। लेकिन अगर मैं बेटा पूरे रास्ते की लंबाई ले लूं, पूरे रास्ते की लंबाई ये वाली, ये बेटा हमें क्या कहलाएगी, डिस्टेंस कहलाएगी, डी फॉर डिस्टेंस। बताइए बेटा। तो बच्चों जो पीला वाला रास्ता है, इस रास्ते पे वास्तविकता में पार्टिकल गया है, और जिस रास्ते पे बेटा बॉडी चलती है उस रास्ते की जो लंबाई होती है उसे डिस्टेंस कहते हैं। अब बच्चों इस रास्ते की लंबाई कितनी, अब मुझे ये बता दो बस कि जो पीला वाला पार्ट है ये सर्कल का कितना हिस्सा है, 1/4 है कि नहीं। अच्छा, पूरे सर्कल की जो टोटल परिधि होती है, पूरी लेंथ होती है, पेरीमीटर होता है, सर्कल की जो परिधि होती है, सरकमफेरेंस होती है, पी से रिप्रेजेंट कर देते हैं पेरीमीटर, कितना होता है बच्चों, 2 पाई आर होता है। सर्कल की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है मेरे बच्चों। अच्छा, तो ये जो डिस्टेंस होगी, डिस्टेंस जो होगी, तो डिस्टेंस जो है वो परिधि का 2 पाई आर का सर्कल का 1/4 हिस्सा है, तो 2 पाई आर बाई 4 हो जाएगा, 2 पाई आर बाई 4। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो बताओ क्या आ जाएगा बेटा, पाई आर बाई 2। ये हमारा डिस्टेंस आ जाएगी, रास्ते की लंबाई आ जाएगी। समझ पा रहे हो। तो इसके लिए आपको ये पता होना चाहिए, पूरे सर्कल की जो परिधि होती है वो 2 पाई आर होती है, पूरे सर्कल की जो होती है। अब बेटा हमें विस्थापन चाहिए, डिस्प्लेसमेंट चाहिए। डिस्प्लेसमेंट के लिए मैंने बार बार आपको बताया है कि इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से स्ट्रेट लाइन से यदि जोड़ा जाए तो उस स्ट्रेट लाइन की जो लंबाई होगी वो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड होगा। क्या इतनी बात क्लियर है? यानी ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया, जो भी कलर हो, कलर की पहचान मुझे कम है थोड़ी सी, ठीक है, तो ये जो कलर मैंने बनाया है ये हमारा डिस्प्लेसमेंट है। अच्छा बताओ, ये सर्कल है तो ये वाला क्या होगा बेटा, आर, और ये वाला क्या होगा, आर। ये एंगल कितना है बेटा, 90। तो एस की वैल्यू निकालने के लिए क्या हम पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं। 90 डिग्री का अगर ट्राइंगल है, समकोण त्रिभुज है बेटा, राइट एंगल, तो पाइथागोरस लगाएंगे, एस स्क्वायर बराबर, ये कर्ण हो जाएगा, हाइपोटेनस हो जाएगा, ये बेस और परपेंडिकुलर हो जाएंगे, तो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, इट इज 2r स्क्वायर। तो s बराबर आ जाएगा अंडर रूट के अंदर 2r स्क्वायर, रूट के अंदर 2 रह जाएगा, r स्क्वायर, r बाहर आ जाएगा, और रूट 2 रह जाएगा, r आ जाएगा बाहर। तो आप देख सकते हैं बेटा ये डिस्प्लेसमेंट है और ये हमारी क्या है, डिस्टेंस। ओके, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह से हम करते जाएंगे। ओके, चलिए तो इतना लिख लीजिए फटाक से। फिर मैं इसी सवाल पे सेम क्वेश्चन में बच्चों हमें बताइए, ए से सी जाने में डिस्टेंस कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। ए से सी जाने में सेम कहानी बताइए। आइए बताएं बच्चों। बच्चों अब हम सेम लिख लिया था ना सबने, ए से सी की कहानी हमें करनी है।
ए से सी की कहानी। बेटा ए पॉइंट ये है, ऐसे होते हुए सी पॉइंट ये है। तो ए से सी अगर पार्टिकल जा रहा है तो हमें बताना है कि डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा। डिस्टेंस कितनी कवर करेगा और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर करेगा, ये हमें बताना है। बताइए भैया, डिस्टेंस कितनी कवर करेगा? ए से सी, तो बेटा इस रास्ते से आप जा रहे हैं, इस रास्ते से, इस रास्ते की लंबाई जो है वो डिस्टेंस कहलाएगी। कितना सर्कल आपने कवर कर लिया? आधा। तो डिस्टेंस बताइए क्या ले, पूरा सर्कल क्या होता है 2 पाई आर, उसका आधा कवर किया, 2 से डिवाइड कर देंगे पाई आर। क्या सभी का आंसर करेक्ट आया? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या करते हैं? चले यहां से थे, इनिशियल ये है, पहुंचे यहां है, फाइनल ये है, क्या करें बताओ? क्या करें बताओ? इनिशियल से फाइनल को स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन करें, सीधे सीधे। चलो करो ज्वाइन, यही तो ज्वाइन करोगे, बताओ। इसकी जो लंबाई होगी वो क्या कहलाएगी? डिस्प्लेसमेंट। अच्छा, किसी सर्कल में इसे क्या कहते हैं? डायामीटर कहते हैं, व्यास कहते हैं। तो डायामीटर की लंबाई क्या होती है? रेडियस का 2 गुना होता है, त्रिज्या का 2 गुना। तो डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो 2r के बराबर आएगा, 2r के बराबर आएगा, ठीक है ना, डायमीटर। लेकिन मुझे यहां पे कोई खास खुशी नहीं हो रही है जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बता देते कि यदि हम मान लो इस सर्कल में A से B जाएं, फिर B से C जाएं और C से D जाएं, D, तो A से B, फिर B से C और फिर C से D जाने में हमें जानना है कि डिस्टेंस कितनी होगी और डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड कितना होगा। इसकी रेडियस है। सेम क्वेश्चन है, लेकिन अब की बार हम बेटा A से B होते C होते हुए D रुके हैं। ध्यान दे, जैसे मैंने सर्कल बनाया वैसे ही आपको जाना है, उल्टा नहीं जाना। बताएं भाई, क्या आएगी कहानी? देश की बेटियां बताएं, उर्वी बताओ बेटा। डिस्टेंस है 2 पाई आर बाई 3, गलत जवाब है बेटा। देखिए क्या आ रहा है, ए से बी, बी से सी, सी से डी। अच्छा मुझे बताओ ये सर्कल का कितना हिस्सा है? ए से बी, बी से सी, सी से डी, कितना हिस्सा है? आधा है कि 1/4 है कि 3/4 है? बताइए। अच्छा देखो टोटल कितने हिस्से, 1 2 3 4, 4 हिस्सों में 3 हिस्से हो गए ना बेटा, तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा? 3/4 हो जाएगा।
तो डिस्टेंस कितना आएगा बताओ। डिस्टेंस है, पूरा सर्कल होता है बेटा 2 पाई आर, उसका 3/4 है, उसका 3/4। ठीक है। अच्छा तो देखो मल्टीप्लाई करो इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 3 पाई आर बाई 2, 2 पाई आर बाई 3 नहीं आएगा, 3 पाई आर। लेकिन अगर बेटा हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है तो इनिशियल से फाइनल ये ऐसे ज्वाइन करेंगे, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। इनिशियल ये, फाइनल ये आर है, ये आर है, ये एंगल 90 डिग्री है, फिर पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे बेटा, r√2 आ जाएगा। तो s का स्क्वायर बराबर r का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, ये r होगा, ये r होगा बेटा, ये 90 डिग्री है, ये हाइपोटेनस हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, एक परपेंडिकुलर एक बेस हो जाएगा। तो s स्क्वायर बराबर 2r स्क्वायर, अंडर रूट ले लेंगे तो √2r। बताओ भाई कोई परेशानी? अब मुझे लेकिन तसल्ली एक और सवाल कर दो तो मुझे अच्छा लगेगा। अगर मान लो ए से चले हम बी पहुंचे, बी से चले हम सी पहुंचे, सी से चले हम डी पहुंचे और डी से चले हम ए पहुंचे, ए से बी, बी से सी, सी से डी और डी से ए जाने में 1 कंप्लीट रोटेशन हो गया, एक कंप्लीट सर्कल हो गया। अब मुझे जानना है कि डिस्टेंस कितना होगा और डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। करेक्ट आंसर, वेरी गुड अहमद बेटा, समझ रहे हो? डिस्टेंस पूरा सर्कल की लेंथ 2 पाई आर और जहां से चले थे गौरव वहीं वापस आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0। लिख डालो बेटा, शाबाश, लिख डालो आंसर। तो डिस्प्लेसमेंट बेटा 0 होगा, डिस्टेंस होगा 2 पाई आर। किसी को डाउट तो नहीं है? अब इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं, ये अभी तो मैंने 90 डिग्री, 180 डिग्री इस तरह के सवाल लिए। कई बार क्या होता है 60 डिग्री का और सर्कल में दे दे, 120 डिग्री दे सकता है, 150 डिग्री दे सकता है। तो मैं आपको एक जनरल फॉर्मूला बताता हूँ, लेकिन आपको पहले 2 बातें पता होनी चाहिए। क्या ये सबने लिख लिया? क्या सर हल्की हल्की चीज़ें हैं? अरे धीरे धीरे देखो अभी सब। अगर मेरे को ये मैं इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट हेडिंग डलवा रहा हूं मैं। अगर कोई भी पार्टिकल अगर मुझसे कहा जाए कि व्हेन पार्टिकल गोज फ्रॉम ए टू बी, goes from A to B, find out distance and displacement. बेटा यहां पर अगर मैं कहूं कि आपसे बेटा ये एक पार्टिकल है जो सर्कल में मोशन कर रहा है और यहां पर एक पॉइंट ए है बेटा और यहां पर एक पॉइंट बी है। ए से बी कोई पार्टिकल गया है, इसकी रेडियस आर है और ये बीच का एंगल थीटा है। तो ए से बी जाने में इस पार्टिकल ने डिस्टेंस कितनी कवर करी है और डिस्प्लेसमेंट कितना कवर किया है, दोनों कैलकुलेशन हमें बताने हैं। व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट, बहुत आराम से हम बता ले जाएंगे बेटा, बहुत आराम से। मुझे बस इतना बताओ बेटा कि ये जो मैंने व्हाइट कलर से बनाया है रास्ते की लंबाई, इसे आप क्या कहोगे? ये जो चाप की लंबाई है, ये जो आर्क की लंबाई है, आर्क की लंबाई, इसे डिस्प्लेसमेंट कहोगे कि डिस्टेंस कहोगे? बताओ क्या कहोगे बेटा? हाँ जी क्या कहोगे? डिस्टेंस कहोगे ना? तो ये जो चाप की लंबाई है, जो आर्क की लेंथ है, ये डिस्टेंस है बेटा, ये हमारी डिस्टेंस है। ये जो लंबाई L होगी ना, L, ये हमारी आर्क की लंबाई डिस्टेंस हो जाएगी, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस जो है ना बेटा, ये डिस्टेंस जो है ना, ये L है बेटा, ये L है।
एल मतलब आर्क लेंथ, आर्क लेंथ है बेटा, है ना, आर्क लेंथ है मतलब चाप की लंबाई है बेटा। ठीक है ना, डिस्टेंस जो है वो हमारी आर्क लेंथ के बराबर होगी। अब हमें आर्क लेंथ कैसे पता हो, तो क्या हम लोगों ने देखो यूनिट एंड मेजरमेंट भी जब पढ़ा था तो मैंने एंगल डिफाइन किया था। एंगल कैसे डिफाइन करते हैं बताओ, बताओ एंगल कैसे डिफाइन करते हैं बच्चों। कोण बराबर एंगल बराबर आर्क लेंथ बटे रेडियस होता है बेटा, अपॉन रेडियस। मुझे उम्मीद है कि मेरे बच्चों को याद होगा, एंगल जो होता है थीटा बराबर कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या। एंगल जो होता है एंगल वो आर्क लेंथ अपॉन रेडियस होता है। और बेटा हमें क्या चाहिए यहां पर, आर्क लेंथ। जो आर्क लेंथ है वही तो डिस्टेंस है हमारी, तो हम बड़े आराम से यहां कह सकते हैं L इज इक्वल टू रेडियस मल्टीप्लाइड बाई एंगल। ये बच्चों हमारा आंसर आ जाएगा, डिस्टेंस का आंसर आ जाएगा ये हमारा डिस्टेंस का। लेकिन ध्यान रखना है थीटा को ऑलवेज रेडियन में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है, रेडियन में पुट करना है। ठीक है ना, मुझे उम्मीद है कि हमें रेडियन और डिग्री का रिश्ता पता होगा। जैसे बच्चों हमें पता है कि 180 डिग्री जो होता है वो पाई रेडियन होता है बेटा। 180 पाई की वैल्यू 180 डिग्री होती है, सबको याद होना चाहिए। तो बताओ 90 2 से डिवाइड कर देंगे तो बताओ 90 डिग्री कितना हो जाएगा, पाई बाई 2 हो जाएगा बेटा, वेरी गुड रेडियन। 3 से डिवाइड कर देंगे बताओ 60 डिग्री कितना हो जाएगा बेटा, 3 से डिवाइड करेंगे तो पाई बाई 3 रेडियन हो जाएगा, बताओ। और 1 डिग्री अगर हो 1 डिग्री तो पाई बाई 180 रेडियन हो जाएगा। यानी 1 डिग्री का जो मान होता है, जो वैल्यू होती है पाई बाई 180 रेडियन होती है। तो अगर मुझे डिग्री बेटा डिग्री से रेडियन में जाना है तो कितने से गुणा करेंगे, पाई बाई 180 से। ध्यान रखेंगे 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, तो 1 डिग्री बराबर पाई बाई 180 रेडियन। अब मान लो 30 डिग्री पता करना है तो 1 डिग्री होता है पाई बाई 180, तो 30 डिग्री होगा 30 गुणा पाई बाई 180 रेडियन, तो 30 तीछक 18, तो 30 डिग्री हो जाएगा बेटा पाई बाई 6 रेडियन। ये मैं आपको कोने में डिग्री और रेडियन का कन्वर्जन बता रहा हूं। आज होमवर्क दूंगा, उसमें 4-5 सवाल इसके भी दूंगा। तो पहले तो हमने डिस्टेंस कैलकुलेशन सीखा है। डिस्टेंस के लिए हमें सिंपल एंगल की परिभाषा लगानी है, कोण की परिभाषा लगानी है। कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, एंगल बराबर आर्क लेंथ बटे रेडियस, एक की बात है। तो जहां जो आर्क की लंबाई होगी बच्चों वही डिस्टेंस होगी। बस ध्यान ये रखना है इसको पाई में पुट करना है हमेशा। अगर आपने 60 डिग्री को है तो पाई बाई 3 रखना है वहां पर। अगर आपने 60 लिख दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, क्योंकि एंगल जब भी बाहर होता है कैलकुलेशन में तो हमेशा उसकी वैल्यू हम लोग डिग्री में नहीं पुट करते, रेडियन में पुट करते हैं। इतनी बात लिखो, फिर डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करते हैं। अब तुमने जो पिछले सारे सवाल लगाए ना वो सारे इस फॉर्मूले से आंसर आ जाएंगे डिस्टेंस। सोचो अगर 1/4 सर्कल चलेगा तो थीटा कितना होगा, पाई बाई 2, तो पाई बाई 2 आ जाएगा डिस्टेंस। 180 डिग्री में आधा सर्कल में 180 डिग्री तो पाई रख दोगे तो पाई आर आ जाएगा। पूरा सर्कल में 360 डिग्री 2 पाई रख दोगे तो 2 पाई आर आ जाएगा। तो सारे क्वेश्चन तुम जितने तुम पिछले करके आए हो 4 सवाल, वो सारे के सारे इससे कर सकते हो। इसको डब्बे में लिख लीजिएगा, है ना, अलग से।
वहीं पेज में डब्बा बना के अलग से लिखें। और जिन लोगों ने लिख लिया वो डिस्प्लेसमेंट निकालने का प्रयास करें, डिस्प्लेसमेंट का आंसर निकालने का प्रयास करें। बताओ भाई, इतना कॉपी हो गया? अब देखो मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करता हूं। दोबारा से डायग्राम बनाएंगे, थोड़ा बड़ा डायग्राम बनाएंगे ताकि साफ साफ दिखाई पड़े। यहां से बेटा ए पॉइंट से चलना स्टार्ट किया और बी पॉइंट पर हम पहुंच गए। ये लंबाई आर है, ये लंबाई आर है, ये एंगल पूरा थीटा है। अब मैंने बताया था कि अगर हमें डिस्प्लेसमेंट बच्चों निकालना हो तो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकलेगा? इनिशियल पॉइंट को फाइनल पॉइंट से एक स्ट्रेट लाइन से ज्वाइन कर देंगे। ये जो स्ट्रेट लाइन की लंबाई है, ये जो हमने डिफरेंट कलर से बनाया है, ये हमारा क्या कहलाता है? डिस्प्लेसमेंट। ये हमारी जीवा बोलते हैं, इसको कॉर्ड बोलते हैं, कॉर्ड। तो कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड की जो लेंथ है, कॉर्ड लेंथ, वो हमारा डिस्प्लेसमेंट है। वो जीवा की लंबाई हमारा विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है। शॉर्ट में लिख रहा हूं डिस्प। ये डिस्प्लेसमेंट है बेटा हमारा। अब हमारा टारगेट है कि हमें ये लंबाई निकालनी है बेटा, ये लंबाई हमें निकालनी है। बहुत ही ध्यान से समझेंगे बेटा। एक बात समझना जरा, ये वाली रेडियस और ये वाली रेडियस सेम है, तो ये जो ट्राइंगल होगा, ट्राइंगल, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। एक ट्राइंगल जिसकी दो साइड सेम होती है, एक साइड ये सेम है रेडियस, एक साइड ये सेम है, तो आइसोसेलेस होता है कि नहीं होता? हिंदी में समद्विबाहु कहते हैं बेटा। और आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी होती है, बहुत ध्यान समझना, बहुत ध्यान से, कि अगर मैं क्या करूं, यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाल दूं, परपेंडिकुलर ऐसे, तो ये इस कॉर्ड को, जीवा को आधा आधा डिवाइड कर देता है, बेस को बाइसेक्ट कर देता है। तो बच्चों अगर ये जो AB की लंबाई है, AB की जो शॉर्ट AB की लंबाई है, ये हमारा S है। यदि मैं इस पॉइंट को N कह दूं, नॉर्मल N कह दूं, N, इस पॉइंट को N कह दूं, तो यहां से यहां तक जो होगा, ये यहां से जो यहां तक होगा, ये बेटा कितना होगा? S/2 होगा। ये S/2 होगा बेटा, ये भी S/2 होगा। फिर समझें, कोई भी समद्विबाहु त्रिभुज होता है बेटा जिसमें ये दोनों भुजाएं बराबर होती हैं, अगर यहां से इस पे परपेंडिकुलर डाला जाए तो इस वाले को बेटा आधा आधा कर देता है, मतलब ये वाली चीज और ये वाली चीज बेटा बराबर होती है। ये आइसोसेलेस और कंप्लीट सर्किल चलते। ये कब अप्लाई करना है? जैसे 60 डिग्री दिया जाए, 120 डिग्री दिया जाए, तो आप ये वाला फॉर्मूला बड़े आराम से लगा सकते हो। तो ये फॉर्मूला याद रखना है, एग्जाम में आपको ये प्रूविंग नहीं करनी है, मैंने बस आपको करके दिखाई है। क्वेश्चन सारे फॉर्मूले से हो जाएंगे। इसको कॉपी करो, फिर मैं एक क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। क्या हुआ, बंद हो गया?
चलो जल्दी करो। एक क्वेश्चन करते हैं, आराम से लिख लो, फिर एक क्वेश्चन करो। एक पार्टिकल ये 60 डिग्री है, ए से बी गया है एक पार्टिकल, तो डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट का रेशियो बताना है। हाँ भाई, देखिए थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। देखो डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला क्या लगाएंगे, डिस्टेंस होता है आर्क लेंथ, आर्क लेंथ के बराबर होगा, इसका फॉर्मूला क्या है r इंटू थीटा। पहले मुझे बताओ 60 डिग्री को अगर रेडियन में कन्वर्ट करना हो
तो कितना आएगा 60 गुणा पाई बटे 180, 6 तिया 18, कितना आएगा बेटा पाई/3। तो अगर डिस्टेंस निकालना है r गुणा पाई/3 तो पाई r/3 आएगा, है ना। तो ये आ जाएगा डिस्टेंस। डिस्प्लेसमेंट निकालना है, बेटा ये आ जाएगा, ये क्या पड़ा है 2r sin θ/2। अच्छा साइन के अंदर है तो आप चाहें जैसे लिख दो, कोई आपत्ति नहीं है। तो थीटा है 60/2 डिग्री है ना, तो ये आ जाएगा 2r sin 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है बेटा, साइन 30 डिग्री, हाँ साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है बेटा 1/2। ट्रिग्नोमेट्री का लेक्चर लूंगा मैं, ये सारी चीज़ें याद करा दूंगा, टेबल बनवा दूंगा, एक लेक्चर पूरा ट्रिग्नोमेट्री का लूंगा जिसमें साइन थीटा कोस ये सब पढ़ाऊंगा। अभी मैंने लिया नहीं वो वाला लेक्चर, वो मैं बीच में ही किसी दिन ले लूंगा, बीच में ही किसी दिन, जिस दिन मूड करेगा तब तक आप देख लीजिए ना। तो ये पाई r/3 होगा, ये r हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया r, डिस्प्लेसमेंट ये वाली लेंथ होगी ना, ये डिस्प्लेसमेंट होगा। रेशियो लिखना है तो देखो डिस्टेंस लिखेंगे पाई r/3 और नीचे लिखेंगे यार r से r कट जाएगा, तो इसका आंसर आ रहा होगा पाई/3। अनुपात जो आएगा वो डिवाइड कर देना है बस, तो रेशियो जो आएगा वो पाई/3 आएगा। रेशियो जो आएगा वो पाई/3। सही आया किसी का? हो गया गुड। बताइए भाई, कोई डाउट हो इसमें? ठीक है, तो आपका एक लिखना है, लिख लो। एक होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, मतलब ये आपको घर से करके लाना, अभी मत करना, चीटिंग नहीं करेगा कोई। सेम तरह का होमवर्क क्वेश्चन है। अभी क्या हो रहा है कि पार्टिकल यहां ए से स्टार्ट कर रहा है, यहां जा रहा है बी, और ये एंगल थीटा है, ये रेडियस आर है। थीटा 120 डिग्री है, 120 डिग्री चल रहा है, तो आपको डिस्टेंस बताना है, आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है। मन में सॉल्व करे ले रहे हैं। हाँ बेटा लिख लिया होमवर्क। चलो अब एक इसमें एक कॉन्सेप्ट और है, एक बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लिख तो लिया था ना सबने। इन वन डायमेंशन मोशन, अगर स्ट्रेट लाइन में मोशन हो रहा है, वन डायमेंशन मोशन की अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में मैंने बताया था, ये चेंज इन पोजीशन होता है। डिस्प्लेसमेंट का जो फॉर्मूला है आप ऐसे समझो, ये मान लो एक्स एक्सिस है बेटा, ये एक्सिस, और इस एक्सिस पे ये ओरिजिन है कहीं, दिस इज द ओरिजिन, और कोई बॉडी इस पे चल रही है बेटा, यहां चल रही, मान लो यहां थी, और यहां से जाते जाते बॉडी जो है वो यहां पहुंच गई। बहुत आराम से ध्यान समझें।
मान लो बेटा यहां पर जो उसकी पोजीशन थी वो x1 बराबर थी 10 और यहां पे जो पोजीशन है वो x2 बराबर मान लेते हैं 80। ये उसकी इनिशियल पोजीशन है बेटा, इनिशियल, और ये इसकी फाइनल पोजीशन है, फाइनल पोजीशन। और मुझे डिस्प्लेसमेंट बताना है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो बहुत आराम से बेटा हम बता सकते हैं। अच्छा, क्या हम कोऑर्डिनेट समझते हैं थोड़ा बहुत? कोऑर्डिनेट क्या होता है? जैसे बेटा मान लो अगर मुझसे कोई कहे कि यहाँ x बराबर 10 है, 10, इसका मतलब हम यही तो समझेंगे कि जो ओरिजिन से दूरी है, ओरिजिन से ये 10 है हमारी। बताओ, x कोऑर्डिनेट का मतलब x एक्सिस की दिशा में जो ओरिजिन से दूरी होती है वही तो निर्देशांक होती है, वही तो कोऑर्डिनेट होती है ना बेटा, कोऑर्डिनेट। तो इसका मतलब ये यहां से यहां तक डिस्टेंस कितनी है? 10, और यहां x कोऑर्डिनेट 80 है, 80, मतलब यहां से लेकर यहां तक कितना है बेटा? 80 है। बोलो। लेकिन मुझे इनिशियल से फाइनल के बीच का क्या बताना है? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट का मतलब मुझे यही तो बताना है। बताओ, यही तो बताना है। ये बताओ मुझे कैसे मिलेगा? माइनस कर दें सीधे सीधे। ये टोटल यहां तक पोजीशन 80 है, फाइनल पोजीशन, और पहले ओरिजिन से 10 था, ये ओरिजिन से 80 है। ओरिजिन से तो होता है कोऑर्डिनेट। तो अगर मुझे यहां से यहां तक का गैप बताना है तो मुझे 80 में से 10 माइनस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? बताओ। ये बेटा पूरा 80 है और ये पूरा 10 है, तो डिस्प्लेसमेंट को मुझे लिखना चाहिए सिंपल, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल। ये याद भी कर लोगे आप लोग कि डिस्प्लेसमेंट हमेशा होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। तो कभी भी अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए, कभी भी अगर कोऑर्डिनेट दिया जाए तो कभी भी अगर तो डेल्टा x लिख सकते हो। तो यहां पर बेटा डिस्प्लेसमेंट का आंसर आएगा 80 माइनस 10 कितना आएगा? 70 मीटर। अगर मोशन x एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो x2 माइनस x1 कर देंगे। अगर मोशन y एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो y2 माइनस y। अगर मोशन z एक्सिस के अलोंग हो रहा है तो z2 माइनस z1 कर देंगे। मतलब कुल मिलाकर फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन हमारा क्या बताएगा? डिस्प्लेसमेंट बताएगा। लिखते चले भाई। तो अगर हम कह रहे हैं इफ मोशन इज अलोंग y एक्सिस, अगर y एक्सिस है तो डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा y2 माइनस y1, मतलब डेल्टा y से कर देंगे इसको रिप्रेजेंट, है ना। z में है तो z2 माइनस z1 हो जाएगा। तो फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। पोजीशन का मतलब अगर 1D मोशन में बात करें तो कोऑर्डिनेट से,
एक्स कोऑर्डिनेट अगर है बेटा तो एक्स फाइनल माइनस एक्स इनिशियल, वाई में मोशन हो रहा है तो वाई फाइनल माइनस वाई इनिशियल, जेड में मोशन हो रहा है तो जेड फाइनल माइनस जेड इनिशियल। ठीक है, इतनी बातें लिख ली सभी ने? क्या बात है, दिल पे ले लिया तुमने, पहले पहले लिख लेते हो। अब जैसे मान लो एक सवाल है बेटा, आपसे कहा जाए ए पार्टिकल, लिखें बेटा, इज मूविंग अलोंग एक्स एक्सिस, एक पार्टिकल एक्स एक्सिस मूव कर रहा है सच दैट its position varies with time, as x बराबर t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 0 टू t बराबर 10 सेकेंड्स। 0 से 10 सेकेंड के बीच में विस्थापन बताना है कि विस्थापन कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट कितना होगा। तो बेटा जैसे इन्होंने देखो टाइम दिया है, पहले आपको देखना है कि दो टाइम दिया और x क्या है, यहां पर पोजीशन दी गई है, x है यहां पर पोजीशन, x बेटा यहां पर पोजीशन है t स्क्वायर माइनस 4t प्लस 10। इसमें से पहला टाइम पुट करेंगे तो इनिशियल पोजीशन आ जाएगी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन फॉर्मूला लगाना है। तो बेटा t बराबर 0, पहला टाइम 0 दिया है तो इससे इनिशियल पोजीशन आएगा x इनिशियल, 0 रखेंगे तो t स्क्वायर 0, 4 इंटू 0 प्लस 10। अगला वाला करना, पहला मैं करके दिखा देता हूं। और अगर बेटा हम दूसरा टाइम रखेंगे t2 बराबर 10 सेकेंड तो फाइनल पोजीशन आएगा, इसी में रखेंगे ना, ये पोजीशन दे रहा है ना बेटा, इसमें t बराबर 0 रखेंगे तो 0 दिया है ना, तो पहले कितनी पोजीशन थी वो आ जाएगी, और अगर t बराबर 10 रखेंगे तो फाइनल पोजीशन आ जाएगी। तो x फाइनल जो है ना, x फाइनल यहां पे रखो बेटा, t बराबर 10, 10 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 10 प्लस 10, तो 100 माइनस 40 प्लस 10 कितना आएगा, 70। ये बेटा इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल है। डिस्प्लेसमेंट क्या है बेटा, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन, तो 70 माइनस 10 60 मीटर आ जाएगा। ठीक है ना? तो कभी भी इस तरह का इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन दिया जाएगा तो पहला टाइम पुट करेंगे तो इनिशियल पोजीशन आएगी, दूसरा टाइम पुट करेंगे तो फाइनल पोजीशन आएगी, फिर घटा लेंगे। ऐसे अगर y में होता तो क्या करते, y2 माइनस y1 करते, है ना। z में होता तो z2 माइनस z1 करते, ठीक है ना। समझ गए सभी लोग? अच्छा, अगर हम आपसे कहें कि चलो 1D मोशन हो रहा है, 1D मोशन हो रहा है और इसकी जो पोजीशन है y वो है t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 7, और फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम t बराबर 1 टू t बराबर 3 सेकेंड। 1 से 3 के बीच में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा बताना है।
60। बताओ भाई कितना आएगा? 60 नहीं आएगा, 16 आ रहा है क्या? क्या करोगे बेटा? डिस्प्लेसमेंट के लिए क्या फॉर्मूला लगाओगे? डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू क्या करोगे बेटा? y2 माइनस y1, फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। y यहां पर y कोऑर्डिनेट है बेटा, पोजीशन है, तो पहले पहला टाइम कितना है बेटा? 1। तो चलो y1 निकालो, टाइम में डालो, इसमें 1 डालो, 1 का स्क्वायर 1, 4 इंटू 1 प्लस 7, 7 4 11 1 12। दूसरा टाइम बेटा क्या है? 3, तो y बराबर t बराबर 3 डालो बेटा, 3 का स्क्वायर 4 इंटू 3 प्लस 7, 3 त्रिका 9, 4 3 12, 12 9 21, 21 7 28। तो डिस्प्लेसमेंट आ रहा है y2 माइनस y1, 28 माइनस 12, 16 आएगा। 16 बोल रही थी आप, मुझे 60 सुनाई। बताओ भाई कोई परेशानी? तो पोजीशन का अगर फंक्शन दिया हो तो सिंपल कुछ नहीं करना है, फाइनल पोजीशन लिखनी है, इनिशियल पोजीशन लिखनी है और उसे सब्ट्रैक्ट कर देना। अब आज के दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे। अगर मैं एक ऐसा ग्राफ बनाऊं, ग्राफ में अलग से पढ़ाऊंगा, आज मैंने जो कुछ डेफिनेशन वाली बातें बताई हैं इसलिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। मुझे बताइए ये ग्राफ पॉसिबल है, संभव है, सही हो सकता है कि नहीं हो सकता है? एक बॉडी मोशन कर रही है और उसके डिस्टेंस का ग्राफ बनाना है, डिस्टेंस का ग्राफ बना है। आपको ये बताना है कि ये ग्राफ पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है, संभव है कि असंभव है। क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा एक बात बताओ बेटा, अहमद बच्चे ध्यान समझना, समझते रहना, डाउट पूछना जो भी डाउट हो। ये कौन सी एक्सिस है बेटा? वाई एक्सिस। वाई एक्सिस पे कौन चल रहा है? डिस्टेंस। एक्स एक्सिस पे कौन चल रहा है? टाइम। एक्स के ऊपर वाई कैसा होता है? एक्स एक्सिस के ऊपर वाई कैसा होता है? पॉजिटिव की नेगेटिव? और एक्स के नीचे? तो बताओ यहां वाई कैसा होगा? वाई पॉजिटिव। वाई मतलब कौन पॉजिटिव? वाई मतलब कौन पॉजिटिव? डिस्टेंस यहां पॉजिटिव। यहां ग्राफ एक्स के नीचे आ गया, नेगेटिव होगा। कौन नेगेटिव? डिस्टेंस नेगेटिव। कौन पॉजिटिव? लेकिन क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है बताओ? आज ही तो पढ़ाया है, डिस्टेंस कभी नेगेटिव, असंभव है ये ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट का होता तो पॉसिबल हो सकता था, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है बेटा, डिस्टेंस कभी नेगेटिव। तो ये वाला ग्राफ बड़ा इंपॉर्टेंट है बेटा। दूसरा ग्राफ मैं और बनाऊंगा तो कभी नेगेटिव नहीं हो सकता। एक ग्राफ और देखो, एक ग्राफ और देखो, ये टाइम है, ये फिर से डिस्टेंस है। आपने कहा सर नेगेटिव नहीं हो सकता, हमने कोई बात नहीं, हम पॉजिटिव बनाए दे रहे हैं। आप बताओ क्या ये ग्राफ पॉसिबल है? ये तो एक्स एक्सिस के ऊपर ही है ना पूरा ग्राफ, ये पॉसिबल है कि नहीं? क्यों पॉसिबल नहीं? दो बातें बताई थी बहुत खतरनाक। टाइम के साथ घट भी नहीं सकती, यहां ग्राफ नीचे आ रहा है, वाई का मान घट रहा है, डिस्टेंस घट रही है, घट तो सकती ही नहीं है डिस्टेंस, ये भी नॉट पॉसिबल। यहां लिखो घट नहीं सकती। यहां लिखो निगेटिव नहीं हो सकती। समझ रहे हो? तो क्या ये पॉसिबल है? डी डिस्टेंस है, क्या ये पॉसिबल है? देखो ये बढ़ रही है, क्या ये पॉसिबल है? डिस्टेंस बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है। देखो यहां तक बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, बढ़ रही है, और यहां के बाद घटने लगी। घट तो सकती नहीं, ये भी नॉट पॉसिबल।
तो कभी कभी कुछ बात, ये परिभाषा डेफिनीशन वाले सवाल, ग्राफ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ग्राफ तो अलग से पढ़ाऊंगा, ये कुछ बेसिक बातें हैं जो आपको इस्तेमाल होनी। तो आज हम लोग यहीं तक पढ़ेंगे। इनमें तीनों में किस बेटा कोई डाउट हो किसी को तो बताओ। वो जो डिस्टेंस की डेफिनेशन बताई थी, देखो सवाल तो मैं दिखा रहा हूँ, थ्योरी सवाल कैसे बन जाता है। 4 ग्राफ बना देगा, कहेगा बताओ कौन सा ग्राफ पॉसिबल नहीं है, 3 सही बना देगा, 4 गलत, चौथा गलत बना देगा। अब मैं आपको कैलकुलेशन के 4 सवाल दे रहा हूं, ठीक। आज हम लोगों ने पढ़ा है कि 180 डिग्री कितना होता है, पाई रेडियन होता है। कितने रेडियन होता है? तो 1 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 180 रेडियन। तो कभी भी अगर डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना हो, बताओ क्या करोगे? डिग्री से रेडियन में जाना हो, 1 डिग्री का मान इतना है, तो जितने डिग्री हो, मान लो थीटा डिग्री है, डिग्री मान लो थीटा डिग्री है, तो कितने रेडियन होगा? थीटा इंटू क्या कर देंगे, पाई बाई 180 रेडियन कर देंगे। यानी डिग्री से रेडियन में जाने के लिए क्या करेंगे, पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। डिग्री से रेडियन जाने के लिए क्या करेंगे, बोलना पड़ेगा, क्या करेंगे उर्वी? पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, इनको आपको मैं एंगल डिग्री में लिखूंगा, आपको रेडियन में कन्वर्ट करके लाना है और मुझे दिखाना है। तो आज का होमवर्क, कन्वर्ट इन रेडियन। फोर्टी 45 डिग्री, 90 डिग्री, 60 डिग्री, 30 डिग्री, 37 डिग्री, 72 डिग्री, 120 डिग्री, 240 डिग्री, 270 डिग्री, 135 डिग्री, 225 डिग्री, बस इतने करके लाना। इन सबको रेडियन में कन्वर्ट, और 10 डिग्री, 10 डिग्री ये बात नहीं, 36 डिग्री, 15 डिग्री, 18 डिग्री, ठीक। बाकी इसको जितने क्वेश्चन मैंने आज कराए क्लास में, इनको दोबारा से करना है, ठीक है। और जिन बच्चों ने डायमेंशन पढ़ा है, यूनिट डायमेंशन एरर आता है, वो बच्चे ये सब शीट सॉल्व करेंगे। और जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है अभी, वो परेशान नहीं होंगे, जब पढ़ लेंगे तब परेशान होंगे।